नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कल देख रहे थे इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ क्वेश्चन हम देखे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। उम्मीद करते हैं आप चैप्टर पढ़े होंगे। तो कल कुछ क्वेश्चन हम करा दिए थे, इसका कुछ क्वेश्चन और बच गया था। फाइव सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। ये क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में करा दिए हैं। सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। तो गैरिबाल्डी नाविक थे। क्या थे बाबू? ऑप्शन नंबर डी, नाविक। देखिए, नाविक। गैरिबाल्डी युवावस्था में नाविक था। बाद में वह इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुआ और इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी सेना को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। उसकी सेना को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। गैरिबाल्डी सेना बनेले था अपन, उसका जो लोग थे ना, उसको मिला के, और कुछ स्वयंसेवक होते थे, उनको मिला के एक सेना बनाए हुए था गैरिबाल्डी। तो वो क्या था? पेशे से नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कल क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था सेडोन के युद्ध के बाद, एगो सेडोवा का युद्ध हुआ था, एगो सेडोन का युद्ध हुआ था, और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का उदय होता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1863, 64, 71 या 72 में? 1871 में। कब हुआ था बाबू रे? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो रहा है? 1871 में। ये क्वेश्चन हम कल पढ़ा चुके थे, दोबारा पूछा गया है एग्जाम में। देखिए 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि पर 10 मई 1871 को हस्ताक्षर हुए थे। ध्यान रखना इस बात को। फ्रैंकफर्ट का जो संधि है वो कब हुआ था? 10 मई 1871 को उस पर हस्ताक्षर हुआ। फ्रांस मतलब आक्रमण कर दिया परसा पे, और परसा युद्ध में जीत गया। फ्रांस की बहुत बुरी तरह हार हुई थी। तो यही संधि होता है। 10 मई 1871 को हस्ताक्षर होता है संधि। उसके बाद जर्मनी विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर के सामने आता है। समझ गए? तो यह संधि फ्रांस परसा युद्ध 1870-71 के अंत को दर्शाती है। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र परसा जर्मनी को देना पड़ा। समझ गए? इसी विजय के बाद जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि बाबू रे? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, 10 मई को। समझ गए? चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि व्याख्या। 1871 में फ्रांस और परसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यह संधि
फ्रांस फ्रैंको पर्शियन युद्ध 1870-71 को समाप्त करती है। इसी संधि के बाद जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाँ, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की जब क्रांति फ्रांस में होती है तो वहां चार्ल्स टेंथ शासक था। चार्ल्स टेंथ गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग जाता है, तो वहां पे अर्लियंस वंश का शासक आते हैं, लुई फिलिप, शायद लुई फिलिप हैं। और तो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र, राजा तो है ना, आर्लियंस वंश का शासक बैठाया जा रहा है फ्रांस की गद्दी पर, तो राजा तो है। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। कैसा था बाबू रे? गणतंत्र नहीं, गणतंत्र 1848 के बाद होता है। तो यहाँ पे क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में चार्ल्स टेंथ को हटाकर लुई फिलिप, अर्लियंस वंश के शासक थे लुई फिलिप, लुई फिलिप को राजा बनाया गया। उसने संविधान के तहत काम करने की घोषणा की। राजा है लेकिन संविधान के अंदर हम काम करेंगे, तो संवैधानिक राजतंत्र, इसीलिए इसे संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। यह शासन 1848 की क्रांति तक चला। 1800 ईस्वी 1848 में, 1848 में फिर क्रांति होता है। अब जनता असंतुष्ट होगा तो क्रांति तो करेगा ही, तो यहां तक इसका शासन चलता है। ठीक है, लुई फिलिप का। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए, इटली का एकीकरण, दो देश का एकीकरण इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इटली का एकीकरण 3 लोग किए, और जर्मनी के एकीकरण में 1 लोग थे भी, और भी थे, लेकिन महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का नाम उल्लेख होता है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी, मैजनी, ये सब इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक, चलिए, बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क, इनका नाम है ऑटोवन बिस्मार्क, ऐसे बिस्मार्क बोलते हैं। आयरन चांसलर कहा जाता है। वही जर्मनी के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार था। हाँ, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा हुआ है। रक्त और लौह की नीति अपनाई बिस्मार्क ने। कौन अपनाए बाबू रे? बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क अपनाते हैं। उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़कर जर्मनी को एकीकृत किया। डेनमार्क का युद्ध 1864 में, सेडोवा का युद्ध, एगो सेडोन का युद्ध बताया था, एगो सेडोवा का युद्ध देख लो, ऑस्ट्रिया और पर्सा में लड़ाई हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 में, और ये फ्रैंक पर्शियन युद्ध, सेडोन का युद्ध 1870 में। ठीक, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है 71 में, समझ गए? तो ये 3 युद्ध लड़े थे, 1864, 1866 और 1870, सेडोन, सेडोवा। तो अब देखिए, तो बिस्मार्क ही रक्त और लौह की नीति अपनाए थे। जर्मनी के एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ गए आप? चलिए आगे देखा जाए। इटली के एकीकरण में देखो, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जरा बड़ा कर देते हैं, मीट कह नहीं रहा।
इटली के एकीकरण में निम्न में से किनका इटली के एकीकरण में निम्न में से किनका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क बिस्मार्क तो जर्मनी के एकीकरण से न संबंधित है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं होगा इटली के एकीकरण से। समझ गए आप? काउंट काबूर संबंधित है इटली के एकीकरण से, गैरिबाल्डी भी संबंधित है, नाविक बताए कहानी। समझ गए? और मैजिनी भी संबंधित है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मैजिनी। तो इटली के एकीकरण से निम्न में से किनका संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना है। नहीं है भी रहता है क्वेश्चन में, बच्चे उनसे छूट जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, एग्जामिनर अब ऐसा क्वेश्चन सेट करने लगा है। ठीक है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है उनका। इटली के एकीकरण में मुख्य 3 नेता थे, मैजिनी विचारक राष्ट्रवाद का प्रेरक, काउंट काबूर प्रधानमंत्री कूटनीतिक, गैरिबाल्डी सैन्य नेता। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है, इटली से नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखा जाए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? कौन नहीं चाहता था रे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? जिसको फायदा होगा वही ना नहीं चाहता होगा। इंग्लैंड नहीं, रसिया नहीं, परसा तो चाहिए रहा था, ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा था, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का जो था चांसलर। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था बाबू रे? ऑस्ट्रिया। चलिए, ऑस्ट्रिया दोनों इटली और जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़े विरोधियों में से था। कारण, इटली के कुछ तो कारण रहा होगा ना जो चाहता होगा कि इटली और जर्मनी एक ना हो। इटली के उत्तरी क्षेत्रों लंबार्डी और वेनिस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इटली के उत्तरी भाग जो है लंबार्डी और वेनिस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया अपना प्रभुत्व बनाए हुए था, रखना चाहता था, बना हुआ था प्रभुत्व। परसा की बढ़ती शक्ति का विरोध करता था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि परसा शक्तिशाली राष्ट्र बने। ठीक है, इसीलिए ऑस्ट्रिया ने दोनों एकीकरण आंदोलन का कड़ा विरोध किया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आंख मूंद के मानो बिस्मार्क। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा से समझा दिए हैं, प्रीवियस क्लास में भी और इस क्लास में भी बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कशन देख लेते हैं। ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वास्तुकार। जर्मनी के एकीकरण का रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी को एकीकृत किया। उनके नेतृत्व में 3 प्रमुख युद्ध हुए। डेनमार्क का युद्ध 1864, सेडोवा का युद्ध जिसमें ये ऑस्ट्रिया और परसा में युद्ध हुआ था, सेडोवा के 1866 में, और सेडोन का युद्ध, फ्रांस पर्सिया युद्ध 1870-71। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रहे हैं कि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था रे? 1871 में। कोई दिक्कत नहीं। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और परसा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? फ्रांस और परसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और 10 मई 1871 फ्रांस और परसा के बीच हुई थी। सेडोन फ्रांस फ्रैंको पर्सियन युद्ध मतलब फ्रांस पर्सिया युद्ध 1870-71 के समाप्ति की संधि थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो जाता है। देखो
सेडोन का लड़ाई होता है फ्रांस और पर्सिया में, समझ लो। सेडोवा का युद्ध अलग है, उसको भी रहने देते हैं, वो 1866 में हुआ था। यहाँ पे हो रहा सेडोन का युद्ध हो रहा है, फ्रांस चढ़ाई कर देता है पर्सिया पे, युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है। उसके बाद होता है फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 में, 10 मई 1871 को, ठीक है। इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है, जर्मनी राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व के मानचित्र पे एक देश उभर कर सामने आ जाता है। एकदम कंप्लीट है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे। जोल्वेरिन संबंधित था, जोल्वेरिन कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो रहा था ना, जर्मनी में बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे, बहुत सारे। तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक में हमको सामान बेचना है या ले जाना है, या फिर तो माप तौल भी अलग था, सबका अलग टैक्स था वहाँ पे, और करेंसी भी अलग अलग था, ठीक ना। तो एक संघ बना दिया गया कि व्यापारियों का संघ, तो व्यापारियों से संबंधित था। जोल्वेराइन किससे संबंधित था रे? व्यापारी से, बी ऑप्शन, व्यापारियों से। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। जोल्वेरिन जर्मन राज्यों की सीमा शुल्क सॉरी सीमा शुल्क संघ था। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना। देखो, जोल्वेराइन व्यापारियों से संबंधित था, जोल्वेरिन जर्मन राज्यों का सीमा शुल्क संघ था। इसका उद्देश्य था व्यापार को सरल बनाना, आंतरिक करों और बाधाओं को समाप्त करना। मतलब ई राज्य से गए तो ऊ राज्य में टैक्स, उसका अलग टैक्स। यहाँ पे तौल रहे हैं वस्तु का वजन कुछ और है, और दूसरे राज्य में तौल रहे हैं तो उसका वजन कुछ और है, माप पैमाना भी अलग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी कारण व्यापार को सरल बनाना, आंतरिक कर और बाधाओं को समाप्त करना, आर्थिक एकता स्थापित करना, आर्थिक एकता स्थापित करना, आर्थिक एकता स्थापित करना, ठीक है। इसीलिए यह व्यापारियों और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित था। इसलिए यह व्यापारियों और व्यापारिक गतिविधि से जोल्वेराइन संबंधित है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे। जनेवा संधि कब हुई थी? इसे जनेवा की संधि की तो बहुत सारी संधि हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, 1954। देखिए इंडो चाइना से रिलेटेड है। जिनेवा की संधि कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1954 ईस्वी, 1954 की जिनेवा संधि, 1954 की जिनेवा संधि इंडो चाइना, तो इंडो चाइना वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से जुड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। 1954 का जो जिनेवा का संधि है वो इंडो चाइना से जुड़ा हुआ मतलब इंडो चाइना मतलब वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। इसमें वियतनाम को 17वें समानांतर पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में अस्थायी रूप से विभाजित कर दिया गया। समझ रहे हो? वियतनाम को ना उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में उसको डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं बात को? इसी संधि को इंडो चाइना युद्ध को समाप्त किया। इसी संधि ने इंडो चाइना युद्ध को समाप्त किया। तो 1954 की जिनेवा की संधि आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एक दो बार देख लोगे तो इसे भी कंप्लीट ही रहेगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका हो जाएगा 1954 ईस्वी जिनेवा संधि कब हुआ था? ठीक है, चलिए 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को सार्डिनिया पिडमोन का शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री
या फिर गृह मंत्री। अरे प्रधानमंत्री बनाया था रे काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं डिस्कशन। प्रधानमंत्री काउंट काबूर विक्टर इमेनुअल द्वितीय से सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वो अपने शासक था, उसको विक्टर इमेनुअल शासक था सार्डिनिया पिडमोंट का, और काउंट काबूर को वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काबूर कूटनीति और राजनीति रणनीति के माध्यम से इटली का एकीकरण मजबूत किया। उसे इटली के एकीकरण का मस्तिष्क भी कहा जाता है, काउंट काबूर को। कॉन्सेप्ट समझ गए? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अच्छे से देख लीजिए। वियना सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद यह सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, और राजतंत्र और पुरानी व्यवस्था को लाने के लिए हुआ था वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डिस्कशन देख लेते हैं। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद आयोजित हुआ था। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उद्देश्य था यूरोप में पुराने राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, फ्रांस की शक्ति को सीमित करना, फ्रांस ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, यूरोप में शांति और संतुलित स्थापित करना, ये कहने का था। इसमें ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेटरनिखवा बड़ी खचरा था ये एक वजह से मजनी भी भाग गए थे। ठीक है, एकदम दबा देता था पुरातन व्यवस्था लाना चाहता था मेटरनिख, ये नहीं चाहता था कि गणतंत्र आए, उदारवादी ये सब रहे, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, जो राजा बोले वही सही, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो 1815 ईस्वी में वियना, है ना, वियना सम्मेलन। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इटली के योगदान में यह विक्टर इमेनुअल भी थे, मैजनीजी भी थे, काउंट काबूर भी थे। हाँ, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? इनमें से सभी। चलिए देख लेते हैं। इटली का एकीकरण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, इन तीनों के योगदान से पूरा हुआ। गैरिबाल्डी भी तो थे ना। मैजनी विचारक, राष्ट्रवाद का प्रेरक, यंग इटली और यंग यूरोप भी रे। यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में मैजनी संस्थापक थे। ध्यान रखना इस बात को, कल वाले क्लास में भी हम बताए हैं। काउंट काबूर प्रधानमंत्री, कूटनीति और राजनीति रणनीति के प्रमुख नेता। विक्टर इमेनुअल सेकंड राजा ने इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। इन तीनों की संयुक्त योगदान से 1861 में इटली का एकीकरण 71 अच्छा, इसको थोड़ा देख लिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों के योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप अच्छे से एग्जाम में नंबर प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।